11 बजे की 11 खबरें की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 85वीं जयंती है। इस मौके पर आपको बताएं, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की जयंती पर सीएम योगी ने उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आप देख रहे हैं। सीएम लिखते हैं, अन्नदाता बता रहे हैं चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को किसानों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को नमन कर रहे हैं। महान किसान नेता बताया उन्होंने। पावन जयंती पर नमन किया। कृषक उन्नयन हेतु सतत प्रयत्नशील रहने वाले अन्नदाता किसानों के संरक्षक अभिभावक के रूप में किसानों के जीवन में खुशियां लाने के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को महान किसान नेता थे। पावन जयंती पर नमन। तो आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भावभीनी श्रद्धांजलि भरा ये ट्वीट। चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत को नमन किया उनकी 85वीं जयंती पर। हाथरस कांड पर अब बात करेंगे। आपको बताएंगे इस मामले पर आज की हलचल। यूपी सरकार ने दाखिल किया है हलफनामा। सुप्रीम कोर्ट में सरकार का हलफनामा निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने की कोशिश की गई है। यूपी सरकार का हलफनामा है। सुप्रीम कोर्ट हाथरस के मामले में सीबीआई जांच को मॉनिटर करे। सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल पर आज सुनवाई होने वाली है। पीआईएल में यूपी से दिल्ली केस ट्रांसफर करने की मांग है, सीबीआई से जांच कराने की मांग है। यूपी सरकार ने कहा है कि हालांकि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच कर सकती है, लेकिन निहित स्वार्थ निष्पक्ष जांच को पटरी से उतारने के मकसद से प्रयास कर रहे हैं। सुशील मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद हैं। सुशील, आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर अहम सुनवाई होने वाली है और इस सुनवाई में दोनों ही तरफ से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जानना कि क्या वाकई में सीबीआई के हाथों में ये पूरा मामला सौंपा जाएगा और इस केस को यूपी से दिल्ली ट्रांसफर करा जाएगा। मामले में कि पहली बार सुनवाई के पहले, किसी भी याचिका की सुनवाई के पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल किया है और इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट में कई बातें उत्तर प्रदेश सरकार ने कही हैं। सबसे पहली बात, जैसा अभी आप बता भी रही थी कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ सरकार को कटघरे में लाना चाहती है, एक बड़ा षड्यंत्र पैदा करना चाहती हैं और चाहती हैं कि इस पूरे केस के जो ट्रायल हैं उसको हैम्पर किया जाए और इसीलिए सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ये कैंपेन चलाया जा रहा है जिससे उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम कार्रवाई को धूमिल किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात अपनी एफिडेविट में कंचन उत्तर प्रदेश सरकार ने कही है, जो क्रिमिनेशन को लेकर बात बार बार उत्तर प्रदेश सरकार को आड़े हाथ लिया जा रहा था, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि परिवार से मंजूरी लेने के बाद कि हिंसा ना भड़के तभी उस पीड़िता का फिलहाल जो रात में क्रिमिनेशन किया गया वो परिवार की मंजूरी के बाद लिया गया। पूरे कानून और कानूनी पहलुओं को देखने के बाद ही पीड़िता को रात में उसका क्रिमिनेशन किया गया था। अपने हलफनामे में शामिल करते हुए ये योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी है। उन्होंने ये भी कहा है कि आधी रात को क्रिमिनेशन के लिए उनका परिवार तैयार हो गया था, उसके बाद ही पीड़िता को जलाया गया है। दूसरी ये बात कि विक्टिम जो परिवार हैं उन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट में गैंगरेप की बात कही थी। पहला जो उन्होंने बयान दर्ज करवाया था पुलिस के सामने, उस बयान में उन्होंने रेप की बात नहीं कही थी और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार भी अब ये चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई की इस जांच को मॉनिटर करे। अपने हलफनामे में उत्तर प्रदेश सरकार ये बहुत सारी चीजें हैं जिन पर नजर बनी रहेगी। क्या सुशील, यूपी सरकार ने अपने हलफनामे में यह भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट ही एक टीम ऐसी गठित करे जो सीबीआई की जांच की मॉनिटरिंग करे? ऐसा भी होना मुमकिन है क्या? क्या इस बात का भी हलफनामे में जिक्र किया गया है? साफ तौर से
सुप्रीम कोर्ट में आज जब सुनवाई 12:30 बजे होगी, उससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कहा है कि हमने इस मामले में सीबीआई जांच के लिए केंद्र को लेटर लिख दिया है। लेकिन अगर ये पूरी पिटीशन पेंडिंग भी रखी जाती है तो इस पूरे सीबीआई जांच का मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट करे, क्योंकि निष्पक्ष जांच की जरूरत है। और जिस तरह योगी सरकार पर लगातार सवाल खड़े किए गए हैं, तमाम सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है, उस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए राष्ट्रीय एजेंसी को इन्वॉल्व होना चाहिए। और सुशील, और ये बात अपने आप में बड़ी हो जाती है कि यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया है। बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए सुनवाई पर, आपके पास और जानकारी के लिए लौटेंगे। फिलहाल की जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। इस पूरे मामले पर अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि हाथरस में एसआईटी टीम ने किया है अंतिम संस्कार स्थल का निरीक्षण। एसआईटी टीम जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है, 3 सदस्यीय टीम कर रही है इस पूरे मामले की जांच। हाथरस कांड की जांच की जा रही है 3 सदस्यीय एसआईटी टीम के द्वारा। पीएफआई से जुड़े होने को लेकर भी अब जांच हो रही है। संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। गांव के लोगों से भी एसआईटी पूछताछ कर रही है। पूरी तरह से राजनीतिक मोड़ लेता हुआ हाथरस कांड, हाथरस का यह मामला, जिसमें एसआईटी गंभीरता के साथ आगे बढ़ते हुए उस जगह पर पहुंची है जहां पर अंतिम संस्कार लड़की का किया गया। सुमित और जानकारी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। सुमित, एसआईटी टीम ने अंतिम संस्कार वाली जगह का निरीक्षण किया है। अब तक कहां तक एसआईटी की जांच पहुंची है आगे, और हर उस शख्स से बात की जा रही है जो हाथरस कांड के बारे में कुछ भी जानता है? जी कंचन, आपको बता दूं, एसआईटी की टीम लगातार इस पूरे मामले में पिछले 1 हफ्ते से जांच पड़ताल कर रही है, पूरी निगरानी बनाए हुए। कल जैसे कि पीएफआई के कुछ 4 सदस्य मथुरा में चेकिंग के दौरान पकड़े गए, जिनके पास से आपत्तिजनक सामग्री भी इस पूरे मामले को लेकर मिली है। उसके बाद से लगातार एसआईटी पीएफआई वाले मामले को लेकर भी जांच कर रही है। गाँव के हर एक आदमी से इस पूरे मामले में जांच कर रही है। हर एक पहलू पर एसआईटी की जांच चल रही है। जैसे कि आज अंतिम संस्कार वाले स्थल पर एसआईटी की टीम पहुंची थी, साथ में फॉरेंसिक की भी टीम थी। वहां से कुछ जांच पड़ताल एसआईटी टीम द्वारा की गई है। वहां से कुछ एविडेंस एसआईटी टीम द्वारा कलेक्ट किए गए। घटनास्थल का भी एसआईटी टीम द्वारा जांच किया गया। उसके बाद पीड़िता के परिवार से भी एसआईटी टीम के 3 सदस्यीय दल ने वहां बात की है। उसके बाद से लगातार जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से इस पूरे मामले में सियासत लगातार गर्म है। पीएफआई का होने का इसमें बात सामने आई है। उसको लेकर कई वेबसाइटें भी इसमें निकली हैं। उसमें ये कहा गया है रातों रात उन पर कंटेंट उस पर उपलब्ध कराया गया था। पूरे मामले को लेकर सियासत इसमें गर्म थी, पूरी राजनीति इसमें की गई थी। जैसे कि मथुरा में 4 लड़के इसमें गिरफ्तार किए गए जो पीएफआई से जुड़े होने की उनकी बात आ रही है। वेबसाइट से भी उनका लिंक माना जा रहा है। इसको लेकर एसआईटी जांच कर रही थी। उसी को लेकर जो पीआईएल का जो इसमें सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई, उसको लेकर जनपद हाथरस की न्यायिक टीम भी पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची थी। उसमें अपर जिला जज सीजेएम और उनके एक टीम थी उसके साथ। उसको पीआईएल का जवाब देने के लिए न्यायिक टीम ने पीड़ित परिवार से भी आज बातचीत की है। कंचन, बहुत शुक्रिया आपका सुमित जानकारी के लिए। 11 बजे की 11 खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि हाथरस मामले में पुलिस ने 4 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है। हाथरस मामले में 4 संदिग्धों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मथुरा पुलिस ने मांट टोल प्लाजा पर पकड़ा है इन चारों को। नई दिल्ली से हाथरस जाते वक्त गिरफ्तार किए गए हैं। पीएफआई, सीएफआई से जुड़े हैं इन सभी चारों के तार। मोबाइल, लैपटॉप, साथ ही कुछ किताबें इनसे मिली हैं, जिन पर भड़काऊ चित्र, भड़काऊ बातें लिखी गई हैं। भड़काऊ साहित्य आप कह सकते हैं बरामद कर लिया गया है इन चारों से। अब आपको बताएंगे हाथरस कांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी अपडेट। जस्टिस फॉर हाथरस नाम से बनाई गई वेबसाइट की जांच ईडी करने वाली है। पीड़ित को इंसाफ दिलाने के नाम पर बनाई गई थी वेबसाइट। इंसाफ दिलाने के नाम पर धन उगाही की जा रही थी। वेबसाइट के जरिए आया धन किसके खाते में गया, इसकी जांच होगी। अब बताया जा रहा है कि वेबसाइट अमेरिका से होस्ट की जा रही थी। पुलिस की शुरुआती जांच में साजिश के संकेत मिले हैं। वेबसाइट को इस्लामिक देशों से फंडिंग की भी बात सामने आ रही है। जांच एजेंसियों को कई अहम सबूत हाथ लगे हैं। माफिया पर योगी सरकार ने शिकंजा कसा हुआ है। 11 बजे की 11 खबरों में अब आपको बता रहे हैं कि किस तरह से माफियाओं पर योगी सरकार का हथौड़ा लगातार चल रहा है। आजमगढ़ में माफिया कुंटू की 8 करोड़ की संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है।
कुंटू लंबे समय से जेल में बंद है। साल 2013 में कुंटू पर गैंगस्टर एक्ट लगा था। योगी सरकार में माफिया पर शिकंजा जारी है। आजमगढ़ में प्रशासन ने माफिया कुंटू की 8 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी। गैंग के दूसरे बदमाशों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। जीयनपुर कोतवाली इलाके के छपरा सुल्तानपुर गांव के रहने वाले माफिया ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू D11 गैंग चलाता है। सगड़ी के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सीपू की हत्या के साथ इस पर 50 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं। वो लोगों को जेल के अंदर से धमकी दे रहा है और जो आगे जो लिस्ट वगैरह बनने वाली हैं चुनावों के लिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो चाहे ग्राम सभा का चुनाव हो, उनमें अपनी बेलूज लगाने के लिए प्रेशराइज करता है। इन मुकदमों में जो लोग भी नामजद हैं, एक में 6 हैं और एक में 3 लोग नामजद हैं, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और आगे जाकर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई और गैंगस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अंतर्गत जो उनकी संपत्ति होगी उसी जब्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। कुंटू सिंह लंबे समय से जेल में बंद है। साल 2013 में उसके खिलाफ गैंगस्टर भी लगाया गया था। जेल में बंद होने के बाद भी कुंटू अपनी हुकूमत चला रहा है, यानी जेल से भी रंगदारी मांगने ऐसे मामलों में शामिल है। तो प्रयागराज में माफिया पर कार्रवाई जारी है। चाका की हम बात कर रहे हैं, जहां पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की प्रॉपर्टी कुर्क की गई है। प्रशासन ने काली कमाई से बनाई गई बिल्डिंग पर बुलडोजर चलाया। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में माफिया और पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा पर प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। अपराध की दुनिया में यहां अतीक अहमद के बाद दूसरा बड़ा नाम यमुनापाल इलाके में चाका से पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा का है। काली कमाई से बनाई गई दिलीप मिश्रा की करोड़ों की बिल्डिंग पर बुलडोजर चल रहा है। औद्योगिक थाना इलाके में यूनाइटेड इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक सामने लगभग 850 वर्ग मीटर में अवैध रूप से बनाई गई 4 मंजिला आलीशान कोठी की कीमत करीब 10 करोड़ बताई जा रही है। संपत्ति पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा की है, जो काफ़ी रसूखदार और वो हैं, माफिया टाइप के हैं। तो इनकी बिल्डिंग इलीगली बनाई गई है। 29 मई 2020 दिलीप मिश्रा जेल में बंद हैं। उसके खिलाफ यूपी और महाराष्ट्र में कुल 46 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। दिलीप मिश्रा के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये पहली अवैध बिल्डिंग दिलीप मिश्रा की है, जिसके खिलाफ पीडीए का बुलडोजर चल रहा है और ये बिल्डिंग कल से ध्वस्त की जा रही है, लेकिन ये काफी मजबूत बनी हुई है, काफी बड़े एरिया में है और जिसकी अनुमानित कीमत 10 करोड़ रुपए है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 18। 11 बजे की 11 खबरों में ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे और बिजली कर्मचारियों की बात करेंगे। आज हड़ताल उनकी लगातार जारी बनी हुई है। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर बैठक होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई है ये अहम बैठक। बिजली कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार को लेकर सुबह 11:30 बजे का समय है, जब ऊर्जा विभाग की ये बड़ी बैठक होनी है। तो अब से थोड़ी ही देर के बाद ये अहम बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल रहेंगे, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी, साथ ही प्रमुख सचिव ऊर्जा अरविंद कुमार और वित्त विभाग के अधिकारियों की ये अहम बैठक बुलाई गई है। अजीत सिंह और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत सिंह, 11:30 बजे का समय है जब ये बैठक शुरू हो जाएगी। क्या कोई बीच का रास्ता निकलने की उम्मीद बनती है बिजली कर्मचारियों के लिए? देखिए, बिल्कुल इसीलिए बैठक बुलाई गई है कंचन, क्योंकि रात भर जिस तरह बातचीत हुई थी, बातचीत का सिलसिला टूट गया, बात नहीं बन पाई और फिर ये कर्मचारी संघ की तरफ से कहा गया कि हमारा जो हड़ताल है वो जारी रहेगा, लेकिन उसको लेकर अब सीएम काफी गंभीर है। उन्होंने मुख्यमंत्री आवास पर 11:30 बजे ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई है, जिसमें वित्त मंत्री समेत ऊर्जा मंत्री भी मौजूद रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी अपर मुख्य सचिव गृह भी रहेंगे, ऊर्जा प्रमुख सचिव अरविंद कुमार भी रहेंगे। क्योंकि जिस तरह हड़ताल हो रही है, पूरे प्रदेश में दिक्कतें आ रही हैं, जिलों में बिजली सप्लाई से लेकर आपूर्ति से लेकर सब जगह, तो अब उस बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की जाएगी और मुख्यमंत्री की तरफ से इसीलिए बड़ी बैठक बुलाई और अपडेट ये आखिर क्या इसका रास्ता निकल सकता है, क्योंकि बड़ा घाटा है, निजीकरण को लेकर विरोध हो चल रहा है। तो उन सब विषय पर उन्होंने पूरी रिपोर्ट के साथ सभी लोगों को बुलाया और अब एक बड़ी बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर इसका क्या हल निकलेगा और किस तरीके से इसका कोई रास्ता निकाला जा सकता है। शुक्रिया आपका अजीत, जानकारी के लिए। तो बड़ी अपडेट, बिजली कर्मचारी लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए और विरोध प्रदर्शन पर बैठे हुए। कल भी बैठक जो की गई थी वो बेनतीजा निकली और आज एक बार फिर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई है, जिसमें उम्मीद है कि शायद कोई बीच का ऐसा रास्ता निकले, सरकार के नुकसान की भी उसमें भरपाई हो सके और बिजली कर्मचारियों के हितों को भी आहत ना पहुंचे। कानपुर देहात के अकबरपुर कोतवाली के रनिया के विशायकपुर गांव में 2 परिवारों के बीच में जमकर मारपीट होती है। बताया जा रहा है कि नाली साफ करने को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ जाते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है। दरअसल
एक पक्ष की लड़की पर दूसरे पक्ष के लड़के ने हमला बोला पहले, जिसके बाद दोनों पक्ष के लोग भी आपस में भिड़ गए। कई लोग घायल भी हुए हैं। ये वीडियो वायरल वीडियो आप देख रहे हैं। पिटाई का ये वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है। खबर बुलंदशहर से, जहां पर दो पक्षों में मारपीट और पथराव हुआ है। मामूली सी कहासुनी के बाद दोनों ओर से ईंट पत्थर लाठी डंडे चले। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, जिसके बाद पत्थरबाजी की घटना रोकी जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में दोनों पक्षों के कई लोगों को हिरासत में लिया। मामला बुलंदशहर का है। अब चोरी की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। एटा से खबर, जहां पर मोबाइल की दुकान पर लाखों की लूट का मामला है। घटना सोमवार देर शाम की है, जहां पर मोबाइल खरीदने के बहाने दुकान के अंदर दो बदमाश घुसते हैं। दुकानदार को गन पॉइंट पर लेकर गले से 2 लाख रुपए लेकर उड़ जाते हैं। मार्केट के बीच की दुकान, जहां पर 2 लाख रुपए की लूट की गई है। ये मैंने अभी लगाया था। 11 बजे की 11 खबर में अगली खबर जो है वो रफ्तार के कहर से है। देवरिया से खबर है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां पर एक तेज रफ्तार गाड़ी ने बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद कार बेकाबू होकर नहर में गिर गई। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है। पास के अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज उसको रेफर कर दिया गया है। हादसा लार थाना इलाके के मार्ग का है और इस पूरे हादसे के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। नहर में डूबे हुए लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है। नहर से पुलिस ने 3 शव बाहर निकाल लिए हैं। अब नोएडा और आसपास के लोगों के लिए एक खबर, जहां पर लेजर लाइट शो देखने को उनको मिलने वाला है। अब आपको कहीं यह लेजर लाइट शो देखने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। नोएडा के पास ही सेक्टर 91 में मेडिसिनल पार्क में म्यूजिकल फाउंटेन लेजर लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया है। यह पार्क नोएडा की पहचान में 4 चांद लगाने का काम करेगा। ये तस्वीरें नोएडा वासियों के लिए किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। पहले लोग इस तरह की चीजें देखने के लिए बड़े शहरों या फिर विदेश जाया करते थे, लेकिन अब उन्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अब ये नोएडा में ही उपलब्ध है। दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग इस म्यूजिकल फाउंटेन और लेजर लाइट एंड साउंड शो का मजा ले सकेंगे। मैं समझता हूँ कि ये दिल्ली और दूर दूर से आने वाले यहाँ पर तो बहुत सारे लोग बाहर से भी आकर बसे हुए हैं। उन सब लोगों को ये नई चीज़ देखने को मिलेगी। सामान्यतः ये सब सिंगापुर, दुबई और बाहर जाकर लोग देखा करते थे, लेकिन यहाँ पर छोटे बच्चों से लेकर अन्य लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ देखने को मिलेंगी। स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा ने भी इस पर खुशी जताते हुए कहा कि नोएडा की सांस्कृतिक पहचान में ये मील का पत्थर साबित होगा। ये मेडिसिनल पार्क अपने इस नोएडा शहर के लिए अपनी एक पहचान बनेगा और युवा पीढ़ी के लिए, खास तौर पर बच्चों के लिए, जो हमारे वनस्पतियों में औषधीय गुण होते हैं उनकी जानकारी देगा। नोएडा के सेक्टर 91 स्थित औषधि पार्क में ये शो शुरू किया गया है, जिसमें लोग बगैर कोई पैसे खर्च किए शाम 7 से 8 बजे तक इस पार्क में घूमने के साथ इस शो का आनंद उठा पाएंगे। नोएडा सेक्टर 15 में भी इसी तरह का एक और पार्क बन रहा है, जो लोगों को नोएडा के इतिहास के बारे में जानकारी देगा। दूसरा यहाँ मेडिसिनल पार्क में ये लगभग 5 करोड़ की लागत से लाइट एंड साउंड और लेजर शो का निर्माण किया गया है। इसी पार्क की थीम पे ये लेजर शो है और अगले 1 महीने में यहाँ सेक्टर 15 में यमुना रिवर फ्रंट पार्क है, वहाँ पे नोएडा की हिस्ट्री बताते हुए एक दूसरा लाइट साउंड और लेजर शो। ये न सिर्फ नोएडा की पहचान में 4 चांद लगाएगा, बल्कि लोगों को वनस्पतियों और औषधीय गुणों के बारे में जानकारी भी देगा, ताकि लोग इसका लाभ उठाकर सेहतमंद बन सकें।
अमित सिंह, न्यूज़ 18, ग्रेटर नोएडा। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।